हेलो दोस्तों, मैं राजीव कुमार आप सभी को आरबी स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले हम हिस्ट्री के मुख्यतः पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। यहाँ हम मुख्यतः मेन रूप से ऐतिहासिक स्रोत यानी भारतीय इतिहास के बारे में किस तरह से पता लगाया जा सकता है या पढ़ा जा सकता है, कौन कौन से स्रोत है इसके आधार पर भारतीय इतिहास को पढ़ा जा सकता है, इसके बारे में देखेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं बिना की देरी किए हुए इस वीडियो को। ठीक है, ऐतिहासिक स्रोत को मुख्यतः तीन भाग में, पुरातात्विक स्रोत, विदेशी यात्री यानी विदेश से जो लोग आए वो बुक लिखे, कुछ पुस्तक लिखे, चाहे अपनी यात्रा के बारे में जो भी लिखा है उससे पता लगाया जा सकता है, या साहित्यिक स्रोत से भी यानी पुस्तक से भी पता लगाया जा सकता है। मुख्य रूप से पुरातात्विक स्रोत में सिक्का, अभिलेख, स्मारक, भवन और मूर्ति। पुरातात्विक स्रोत में सिक्का से पता लगाया जा सकता है, जो खनन के द्वारा जो भी सिक्का प्राप्त हुए उससे भी पता लगाया जा सकता है, और अभिलेख, जो भी अभिलेख लिखे गए हैं उससे भी पता लगाया जा सकता है। स्मारक जो भी खुदाई में स्मारक के साक्ष्य मिले हैं उससे भी पता लगाया जा सकता है। मूर्ति, उत्खनन के द्वारा जो भी मूर्ति प्राप्त हुए हैं उससे भी पता लगाया जा सकता है। वहीं पर विदेशी यात्री मुख्यतः किस देश से कौन कौन आए उससे भी पता लगाया जा सकता है। और साहित्यिक में दो होते हैं, धार्मिक और गैर धार्मिक। साहित्यिक स्रोत में धार्मिक स्रोत से और गैर धार्मिक स्रोत के माध्यम से भी पता लगाया जा सकता है। धार्मिक में ब्राह्मण, जैन, बौद्ध, यानी ब्राह्मण धर्म से, जैन धर्म से और बौद्ध धर्म से। ब्राह्मण में मुख्यतः वैदिक सभ्यता पढ़ना है, वही जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी पढ़ना है आगे। तो यहाँ पर देखते हैं पुरातात्विक स्रोत में सर्वप्रथम देखते हैं सिक्का के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। सिक्का के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता से जो सिक्का प्राप्त हुए उसे टेराकोटा कहा जाता था, जो कि मिट्टी का बना होता था, जिसे पका देने के बाद सिक्का बनता था, यानी उसे टेराकोटा कहा जाता था। वहीं पर देखते हैं मौर्य काल से मुख्यतः तीन प्रकार के सिक्के मिले हैं, पन, आहत और पंचमार्ग। पन का वैल्यू 16 सासा होता था, जिसमें 11 भाग चांदी होता था, 4 तांबा होता था और 1 लोहा होता था। वहीं पे आहत, उस सिक्के को प्रहार करके उसे चपटा कर दिया जाता था, तो उसे आहत सिक्के कहा जाता था। उसके बाद देखते हैं पंचमार्ग में मुख्यतः 5 धातु से मिलकर बने होते थे, इसीलिए उसे पंचमार्ग कहा जाता है। वहीं पे देखते हैं यूनानी सर्वप्रथम भारत में सोने का सिक्का चलाया था कौन? यूनानी चलाया था। सर्वप्रथम सोने का सिक्का यूनानी चलाया था। वहीं पे कुषाण, शुद्ध सोने का सिक्का सर्वप्रथम कौन चलाया था? कुषाण चलाया था। शुद्ध सोने का सिक्का सर्वप्रथम कुषाण चलाया था। वहीं पे गुप्त वंश में सर्वाधिक सिक्के चलाए गए थे, अधिक प्रकार के सिक्के, उसमें से सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त वंश में चलाए गए थे। और शुद्ध सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे? गुप्त वंश के स्कंदगुप्त द्वारा चलाए गए थे। वहीं पर चांदी के सिक्का चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था, और मयूर सिक्का समुद्रगुप्त ने चलाया था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, क्योंकि ये नेपोलियन की तरह ही भारत के, जिस तरह नेपोलियन ने यूरोप को एक जगह किया था, उसी तरह से समुद्रगुप्त ने भारत को, दक्षिण भारत और उत्तर भारत को जीत करके एक कर दिया था, इसीलिए इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, और धरणीय बंध भी इसे कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं मयूर सिक्का कौन चलाया था? समुद्रगुप्त ने चलाया था। कौड़ी एक प्रकार का सिक्का होता था, ठीक है। उसके बाद तांबे का सिक्के भी किस काल में चलाया गया था? गुप्त काल में चलाया गया था। सर्वाधिक सिक्के चलाया गया किस काल में? गुप्त काल में चलाया गया। इसको एक बार पुनः देखते हैं। सिक्के के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। सिंधु सभ्यता से प्राप्त सिक्के को क्या कहा जाता था? टेराकोटा कहा जाता, जो कि मिट्टी का बना होता था। मौर्य काल में 3 सिक्के चलाए गए थे, पन, आहत और पंचमार्ग मौर्य काल में चलाए गए थे। पन में का वैल्यू 16 सासा होता था, जिसमें 11 चांदी, 4 तांबा और 1 लोहा होता था। वहीं पे आहत सिक्के को पीट कर बनाया जाता था, और पंचमार्ग सिक्के जिनमें 5 धातु होते थे।
उसके बाद देखते हैं यूनानी। सर्वप्रथम सोने का सिक्का कौन चलाया था? यूनानी चलाया था। सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्के कौन चलाया था? तो वो चलाया था कुषाण चलाया था। गुप्त वंश सर्वाधिक सिक्के चलाए। ठीक है, इसको याद करने का एक ट्रिक देखिए, सर्वाधिक सोने का सिक्के अगर चलाएगा तो क्या वो अशुद्ध, उसमें अशुद्धता आ जाएगी। उसके बाद अगर अशुद्धता आ जाएगी तो अशुद्धता को दूर करने के लिए क्या चला दिया? चांदी का सिक्का चला दिया। और चांदी का सिक्का चलाने से भी बात नहीं बनी तो क्या चला दिया? मयूर का सिक्का चला दिया। और मयूर के सिक्के के बाद क्या चला दिया? कौड़ी चला दिया, जो एक प्रकार का सिक्का ही होता था। उसके बाद तांबे का सिक्का भी चलाया था कौन? गुप्त वंश ने। उसके बाद सर्वाधिक सिक्के चलाया था गुप्त वंश। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सतवाहन। सर्वप्रथम शीशे का सिक्के कौन चलाया था? सतवाहन। सर्वप्रथम शीशे का सिक्का चलाया था सतवाहन। यह शीशा कहां से मंगवाता था? ईरान से मंगवाता था। सतवाहन वंश शीशे के सिक्के चलाने के लिए शीशा कहां से मंगवाता था? ईरान से मंगवाता था। वहीं पर हुमायूं चमड़े का सिक्का चलाया था। वो शेर शाह सूरी से बिहार में युद्ध लड़ने आया था, लेकिन वहां पर वो बाढ़ में हुमायूं की सेना और हुमायूं दह जाता है, तो उसे एक नाविक बचाता है। तो हुमायूं उसको बोलता है कि तुमको हम एक दिन का राजा बनाएंगे। तो वहीं पे नाविक बोलता है जब हमें राजा नहीं बनाया जाए कि बल्कि मेरे नाम पर कुछ ऐसा किया जाए जो हमेशा याद रहे। इसीलिए हुमायूं ने उसी की याद में चमड़े का सिक्का चलाया था। वहीं पे शेर शाह सूरी ने 3 प्रकार के सिक्के चलाया था, दाम, रुपया, असरफी। दाम जो होता था मुख्य रूप से तांबे का बना होता था, जो गरीब वर्ग के लिए यूज के लिए होता था। रुपया जो कि चांदी का बना होता था, वो मध्य वर्ग के लिए होता था। वहीं पे असरफी जो कि सोना का बनाया होता था, वो अमीर वर्ग के लिए होता था। तो ऊपर से एक बार पुनः इसको देखते हैं। सतवाहन, सर्वप्रथम शीशे का सिक्का कौन चलाया? सतवाहन। वो सिक्का शीशा कहां से मंगवाता था? तो ईरान से मंगवाता था। वहीं पे हुमायूं कौन क्या चीज चलाया था? चमड़े के सिक्के चलाया था, वो एक नाविक की याद में चलाया था। उसके बाद शेरशाह कितने तरह के सिक्के चलाए? दाम, रुपया, असरफी। दाम जो तांबा का बना होता था वो गरीब वर्ग के लिए होता था, जबकि रुपया चांदी का बना होता था जो कि मध्य वर्ग के लिए होता था, और असरफी सोना का बना होता था जो कि अमीर वर्गों के लिए होता था। उसके बाद देखते हैं अभिलेख में, पुरातात्विक में देखते हैं अभिलेख के अध्ययन को इपिग्राफी कहा जाता है। अभिलेख के अध्ययन को इपिग्राफी कहा जाता है। अभिलेख लिखने की प्रथा सर्वप्रथम भारत में कौन शुरू किया था? तो अशोक ने शुरू किया था। वो किससे प्रेरित होकर किया था? वो ईरान के शासक से प्रेरित होकर के किया था। संभवतः वह शासक डेरियस प्रथम था। ठीक है, तो अभिलेख के अध्ययन को इपिग्राफी कहा जाता है। अभिलेख के अध्ययन को इपिग्राफी कहा जाता है। अभिलेख लिखने की प्रथा सर्वप्रथम भारत में किसने शुरू किया था? तो अशोक ने शुरू किया था, वो भी ईरान के शासक के देखने के बाद किया था। अभिलेख के प्रकार, अभिलेख कितने तरह के होते थे? जैसे शिलालेख जो सिंपल पत्थर को चौकोन बनाकर उसको समतल करके उस पर लिखा जाता था, तो उसे शिलालेख कहते थे। यानी शिलालेख किस पर लिखा जाता था? पत्थर पर लिखा जाता था। वहीं पर स्तंभ लेख जो कि पिलर पर लिखा जाता था, उसे स्तंभ लेख कहते हैं। वहीं पे भित्ति लेख दीवार पर लिखा जाता था, उसे भित्ति लेख कहा जाता है। वहीं पे गुफा में लिखा जाता था, इसीलिए इसे गुफा या गुहा लेख भी कहा जाता है। तो उसके बाद देखते हैं प्रमुख अभिलेख, जो कि भारत में मुख्यतः प्रमुख अभिलेख मिले हैं, जिसे उसके बारे में देखते हैं। तो हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल के द्वारा बनवाया गया था। हाथी गुम्फा अभिलेख किसके द्वारा लिखवाया गया था? कलिंग राजा खारवेल के द्वारा लिखाया गया था। इसमें सर्वप्रथम भारत की चर्चा है, भारत वर्ल्ड की चर्चा सर्वप्रथम कहां से देखने को मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख से, जिसे कलिंग राजा खारवेल ने बनाया था। कलिंग को 261 बीसी में अशोक ने जीत लिया था, यानी अपने राज्य अभिषेक के 8वें साल बाद। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर लिखाया था। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर लिखाया था। इस अभिलेख में यह लिखा हुआ है कि हर्षवर्धन ने पुलकेशिन द्वितीय को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। हर्षवर्धन जो कि वर्धन वंश का एक
प्रतापी राजा था जो उत्तर भारत को जीतने के बाद दक्षिण अब विजय अभियान पर निकला था। वहां पे नर्मदा नदी के तट पे उसकी सामना हर्षवर्धन की सामना पुलकेशिन द्वितीय से होता है, जो कि हर्षवर्धन को हरा देता है। तो पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को कहाँ हराता है? नर्मदा नदी के तट पर। इस बात की चर्चा कौन कहाँ है? ऐहोल अभिलेख में। ऐहोल अभिलेख लिखवाया कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने लिखवाया था। उसके बाद देखते हैं जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन ने लिखाया था, जो कि एक शक शासक था। शक की टोटल 5 शाखाएं भारत में शासन कर रही थी, उसी में से एक था जूनागढ़ अभिलेख लिखवाने वाला रुद्रदामन, जो कि एक प्रतापी राजा था। उसने सुदर्शन झील के बारे में बताया है। सुदर्शन झील के बारे में कौन बताया है? रुद्रदामन। रुद्रदामन ने जूनागढ़ अभिलेख में ये लिखा है कि सुदर्शन झील का निर्माण अशोक ने सरकारी पैसे से करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सरकारी पैसे से करवाया था। उसके बाद देखते हैं प्रयाग स्तंभ अभिलेख, जो कि समुद्रगुप्त ने लिखवाया था। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त ने लिखवाया था, जिसमें समुद्रगुप्त की विजय की चर्चा है। उसके बाद देखते हैं एरन अभिलेख। एरन अभिलेख भानुगुप्त ने 510 ईस्वी में लिखवाया था। एरन अभिलेख भानुगुप्त ने 510 ईस्वी में लिखाया था, जिसमें सती प्रथा का प्रमाण देखने को मिलता है। ठीक है। भारत का सबसे पुराना अभिलेख अगर पूछता है तो हड़प्पा कालीन मोहर पर देखने को मिलता है। भारत का सबसे पुराना अभिलेख कहाँ देखने को मिलता है? हड़प्पा कालीन मोहर पर देखने को मिलता है। उसके बाद देखते हैं विदेशी यात्री। विदेशी यात्री, जिसमें विदेशी यात्री में देखते हेरोडोटस, जिससे जो लिखा हेरोडोटस ने हिस्टोरिका बुक लिखा था। यह कहाँ का लेखक था? यूनान का। हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है, यानी हिस्टोरिका बुक लिखा था हेरोडोटस ने, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है, जो कि यूनान का था। उसके बाद देखते हैं प्लिनी। प्लिनी ने नेचुरल हिस्टोरिका बुक लिखी है। प्लिनी ने नेचुरल हिस्टोरिका बुक लिखी है, जो कि यूनान रोमन का था। ठीक है। उसके बाद देखते हैं पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रेंसी। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रेंसी ये बुक कौन लिखा? उस लेखक का नाम अज्ञात है, लेकिन कहीं पे पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रेंसी का लेखक पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रेंसी ही माना जाता है। उसके बाद देखते हैं टॉलमी। टॉलमी भारत का भूगोल लिखा, जो कहाँ का था? मिस्र का था। टॉलमी भारत का भूगोल लिखा, जो कहाँ का था? मिस्र का था। उसके बाद देखते हैं सिकंदर के साथ आने वाले प्रमुख लेखक। उसके बाद निरियाकस निकेटर, अनिसिक्रेटस और अरिस्टोबुलस। सिकंदर के साथ 3 लेखक आया था, निरियाकस और अनिसिक्रेटस और एरिस्टोबुलस। 3 लेखक आया था, जो कि निरियाकस निकेटर था, जो कि सिकंदर का जल सेना प्रमुख था। वहीं पर सेलुकस निकेटर थल सेना प्रमुख था। उसके बाद देखते हैं चीनी यात्री। चीनी यात्री कौन आया था? फहियान। पहले ये देखते हैं मार्को पोलो। मार्को पोलो ने चीन की यात्रा बुक लिखी है। मार्को पोलो चीन की यात्रा बुक लिखी है। कौन? मार्को पोलो। उसके बाद मेगास्थनीज ने इंडिका बुक लिखा है। मेगास्थनीज ने इंडिका बुक लिखा है, जिसमें भारत यानी मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में चर्चा है। मेगास्थनीज द्वारा लिखी इंडिका बुक में ही पाटलिपुत्र शहर के बारे में चर्चा देखने को मिलता है। इसमें राजप्रसाद भवन, जो कि राजा का महल होता है, उसके बारे में भी चर्चा देखने को मिलता है। कहाँ से? मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज की बुक इंडिका में लिखा हुआ है कि राजा का भवन यानी राजप्रसाद लकड़ियों का बना होता था, लेकिन उसका फर्श पत्थर या ईंटों का बना होता था। उसके बाद देखते हैं डाइमेकस। डाइमेकस जो कि सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था, जो कि किसके शासनकाल में आया था? जो कि आया था बिंदुसार के शासनकाल में आया था। बिंदुसार के शासनकाल में आया था। उसके बाद देखते हैं मेगास्थनीज इंडिका, मौर्य प्रशासन के बारे में इंडिका, ये दोबारा लिखा गया है यहाँ पे। उसके बाद देखते हैं चीनी यात्री। चीनी यात्री में फाहियान। चीनी यात्री में कौन आया था? फाहियान, जो कि कौन बुक लिखे हुआ है? फोकिकी। चीनी यात्री कौन प्रथम था? फाहियान, जो बुक लिखे हुआ है फोकिकी। वहीं पे ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि गुप्त वंश का शासक था। उसके बाद देखते हैं ह्वेनसांग।
ह्वेन सांग लिखे हुआ है बुक सीयू की, जो कि किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के। ह्वेन सांग सीयू की बुक लिखा हुआ जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। इसे ही यात्रियों का राजकुमार या शाक्य मुनि या नीति का पंडित कहा जाता था। ह्वेन सांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए आया था और यहाँ पर वो अध्यापक भी बना था। ह्वेन सांग जब नालंदा विश्वविद्यालय में आया था उस समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति स्थूलभद्र था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इत्सिंग। इत्सिंग जो कि एक चीनी यात्री था जो बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का अनुवाद करा करके कहाँ ले गया? चीन ले गया। यह मुख्य रूप से इत्सिंग जो था जो नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में भी अध्ययन किया था। यह त्रिपिटक का 400 पेज का चीनी अनुवाद करके चीन ले गया था। उसके बाद देखते हैं संयुगम। 3 साल तक भारत में रहा, बौद्ध धर्म की शिक्षा लिया। संयुगम था जो कि चीनी यात्री था, यह 3 साल तक भारत में रहा और बौद्ध धर्म की शिक्षा लेकर के वापस चला गया। इसको एक बार पुनः देखते हैं अभिलेख से। इससे पहले हम 2 बार इसको देख चुके हैं, उससे पहले देखते हैं यहाँ पे अभिलेख। अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। भारत में सर्वप्रथम अभिलेख लिखने की प्रथा स्टार्ट किया था अशोक ने। अशोक कहाँ से प्रेरित हुआ था? ईरान के शासक डेरियस प्रथम से। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अभिलेख के प्रकार। अभिलेख कई प्रकार के होते हैं, जैसे शिलालेख जो पत्थर पर लिखा जाता था उसे शिलालेख कहते थे, जो पिलर पर लिखा जाता था उसे स्तंभ लेख कहा जाता था, जो गुफा में लिखा जाता था उसे गुफा लेख यानी गुहा लेख कहा जाता था, और जो दीवार पर लिखा जाता था उसे भित्ति लेख कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्रमुख अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल के द्वारा लिखा गया था। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल के द्वारा लिखा गया था। इसमें प्रथम बार भारत की चर्चा देखने को मिलता है। उसके बाद देखते हैं एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा लिखा गया था। इसमें मुख्यतः ये लिखा हुआ है कि नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस तरह से हराया था। ठीक है, यानी एहोल अभिलेख में हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध की चर्चा देखने को मिलता है एहोल अभिलेख में। उसके बाद देखते हैं जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख जो कि रुद्रदामन के द्वारा लिखा गया है। रुद्रदामन एक शक शासक था जो कि ये गुजरात साइड में पड़ता है। गुजरात साइड में कहाँ कौन अभिलेख देखने को मिलता है? जूनागढ़। इस जूनागढ़ अभिलेख में मुख्य रूप से सुदर्शन झील का जिक्र किया गया। उसके बाद देखते हैं प्रयाग स्तंभ अभिलेख। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त द्वारा लिखा गया है। इसमें समुद्रगुप्त के विजय का भी चर्चा है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जीत लिया था, इसीलिए इसे धरणीय बंध भी कहा जाता है। और उत्तर भारत के और दक्षिण भारत को जीतने के लिए इसे नेपोलियन भी कहा जाता है भारत का। उसके बाद देखते हैं एरन अभिलेख। एरन अभिलेख भानुगुप्त के द्वारा 510 ईस्वी में लिखा गया था। इसमें सती प्रथा का मुख्य रूप से चर्चा है। देख, सती प्रथा का प्रमाण देखने को मिलता है। एरन अभिलेख भानुगुप्त द्वारा लिखा गया था। भानुगुप्त गुप्त वंश का शासक था। उसके बाद देखते हैं भारत का सबसे पुराना अभिलेख किसको कहते हैं? तो भारत का सबसे पुराना अभिलेख हड़प्पा कालीन मोहर पर देखने को मिलता है। उसके बाद देखते हैं विदेशी यात्री में देखते हैं हेरोडोटस द्वारा लिखी गई पुस्तक हिस्टोरिका थी। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, यह यूनान का था। उसके बाद देखते हैं प्लिनी ने नेचुरल हिस्टोरिका लिखी है, यह भी यूनान रोमन का यात्री था। उसके बाद देखते हैं पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रेंसी का लेखक अज्ञात था, लेकिन कहीं कहीं पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रेंसी बुक का लेखक पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रेंसी को ही माना जाता है। उसके बाद देखते हैं टॉलमी ने लिखा है भारत का भूगोल। ये कहाँ का था? मिस्र या इजिप्ट का। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मार्को पोलो एक चीनी यात्री था। मार्को पोलो ये इटली का था। इटली का यात्री कौन था? मार्को पोलो। ये लिखे हुआ है चीन की यात्रा में मार्को पोलो लिखा है कि भारत एक व्यापारिक और सुखी संपन्न देश है। उसके बाद मेगास्थनीज की बुक इंडिका में मौर्य साम्राज्य भारत के प्रशासन के बारे में लिखा हुआ है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। इसे
यह सेलुकस निकेटर का राजदूत था, यानी सेलुकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज। सेलुकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध लड़ा गया था, जिसमें सेलुकस निकेटर की हार हुई थी। इस हार में समझौते के बाद सेलुकस निकेटर अपनी बेटी का शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है, और बदले में चंद्रगुप्त मौर्य उसे 500 हाथी तथा सेलुकस निकेटर अपनी बेटी का शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करता है, तथा काबुल, कंधार, मकरांत, हेरांत 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को देता है, और मेगास्थनीज को भी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रखने के लिए देता है। उसके बाद देखते हैं डाइमेकस। डाइमेकस एक सीरिया नरेश एंटियोकस का राजदूत था। यह बिंदुसार के दरबार में भारत में आया था। बिंदुसार ने मुख्यतः अंतियोकस से सूखा अंजीर, मंदिरा इत्यादि का डिमांड किया था, और एक दार्शनिक का ये सब कुछ दिया था, लेकिन एंटियोकस ने दार्शनिक नहीं दिया था। उसके बाद देखते हैं चीनी यात्री में फयान फोक्यू चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ह्वेनसांग सीयू की हर्षवर्धन के, इसे चीन यात्री का राजकुमार, ह्वेनसांग को यात्री का राजकुमार, नीति का पंडित, शाक्य मुनि कहा जाता है। यह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आया था, बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने, और यहाँ पर पढ़ाया भी। जिस समय ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आया था, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति स्थूलभद्र था। ठीक है। उसके बाद देखते हैं इत्सिंग ने कौन बुक लिखी? त्रिपिटक। इत्सिंग ने बौद्ध धर्म के बुक त्रिपिटक को चीनी अनुवाद करवा करके लमसम 400 पेज अपने देश चीन ले गया। यह नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में भी अध्ययन किया था। उसके बाद देखते हैं संयुगम। 3 साल तक भारत में रहा, और पढ़ने के बाद वापस कहाँ चला गया? चीन चला गया। ठीक है। अब देखते हैं मुस्लिम या अरबी लेखक। मुस्लिम या अरबी लेखक में पहला देखते हैं अलवर्नी ने तारीख ए हिंद या किताबुल हिंद पुस्तक लिखा था। कौन? अलवर्नी ने, जो कि किसके साथ आया था? गजनी के साथ भारत आया था, जिसमें भारत के बारे में लिखा गया। उसके बाद देखते हैं इब्न बतूता जो कि अफ्रीका महादेश के मोरक्को देश के यात्री था, जो कि रेहला नामक बुक लिखा है, जो भारत में 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि लमसम घोड़ा पर चढ़ के 7000 किलोमीटर की यात्रा करके भारत आया था। वो था इब्न बतूता, जो मोरक्को का यात्री था। मोरक्को देश कहाँ पड़ता है? तो अफ्रीका महादेश में पड़ता है। जो कौन बुक लिखा हुआ था? रेहला बुक लिखा। उसके बाद देखते हैं अल मसूदी जो कि अरबी लेखक था, जो कि भारतीय मानसून के बारे में लिखा है। यानी सर्वप्रथम मानसून शब्द का प्रयोग कौन किया था? तो अलबर्नी ने किया था। यह एक अरब यात्री था, जो कि दक्षिणी भारत में आया था। उसके बाद देखते हैं अब्दुल रज्जाक मतलाए शाहीन। रज्जाक द्वारा लिखा गया पुस्तक मतलाए शाहीन भारत के बारे में लिखा हुआ है। यह एक अरबी यात्री था। उसके बाद देखते हैं मार्कोनी 1292 में भारत आया था, जो कि दक्षिण भारत के कोरोमंडल तट पे आया था। उस समय वहां पे शासक था, पांड्य वंश का शासन चल रहा था। तो उसके बाद देखते हैं मुस्लिम और अरबी लेखक को एक बार पुनः देख लेते हैं। अलबरूनी द्वारा लिखा गया पुस्तक तारीख हिंद या किताबुल रेहला, जो कि भारत के बारे में लिखा गया है। ये किसके साथ आया था? गजनी के साथ भारत आया था। उसके बाद देखते हैं इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था, जो कि रेहला नामक बुक लिखा था। कब आया था भारत? 1333 में आया था, जो कि घोड़े से चढ़कर लमसम 7000 किलोमीटर की यात्रा चल के आया था। उस समय भारत पर मोहम्मद बिन तुगलक यानी दिल्ली सल्तनत का शासन चल रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक में कौन? तुगलक वंश का था। उसके बाद देखते हैं अल मसूदी भारतीय मानसून नामक पुस्तक लिखा। यह एक अरबी यात्री था। उसके बाद देखते हैं अब रज्जाक लिखे हुआ है कौन बुक? मतलाए शाहीन, जो कि भारत के बारे में लिखा हुआ। यह भी एक अरबी लेखक था। उसके बाद देखते हैं मार्कोनी 1292 में भारत आया था, जो कोरोमंडल तट पर आया था। यह उस समय कोरोमंडल तट के पास किसका शासन था? पांड्य वंश का प्रतीक क्या है? मछली है। वही वहां पर 3 वंश था, चेर, चोल, पांड्य। तो चेर का धनुष था, पांड्य का मछली था, और वहीं पे चोल का बाघ था।
ठीक है। उसके बाद देखते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में धार्मिक और गैर धार्मिक, धार्मिक और गैर धार्मिक दो भागों में साहित्यिक स्रोत को बांट सकते हैं। पर उसमें धार्मिक देखते हैं ब्राह्मण, ब्राह्मण जैसे वेद के बारे में पढ़ना है, वेद रामायण महाभारत इस सब के बारे में पढ़ना है। ब्राह्मण में वेद के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार के वेद जो कि वैदिक सभ्यता में हमको पढ़ना है। उसके बाद देखते हैं जैन धर्म, जैन धर्म में जैन धर्म और एक बौद्ध धर्म। तो जैन धर्म में कौन कौन से बुक है, कल्पसूत्र, आदि पुराण, आगम, भगवती सूत्र, 12 अंग 12 उपांग, ठीक है। 12 अंग और 12 उपांग, 12 अंग 12 उपांग किससे रिलेटेड है, तो वो रिलेटेड है जैन धर्म से। वहीं पर भगवती सूत्र, आदि पुराण, आगम, कल्पसूत्र ये सभी रिलेटेड है जैन धर्म से। वहीं पर देखते हैं बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म से सुत्त पिटक, इसको बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। उसके बाद विनय पिटक, अभिधम पिटक, अंगुत्तर निकाय, उसके बाद ललित विस्तार और देखते हैं उसके बाद जातक। ये जितने भी बौद्ध धर्म के ग्रंथ थे वो सभी पाली भाषा में लिखे जाते थे। वहीं पर जैन धर्म के जितने भी ग्रंथ थे वो प्राकृत भाषा में लिखा जाता था। उसके बाद देखते हैं बौद्ध धर्म के पुनः देख लेते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, अंगुत्तर निकाय, ललित विस्तार और जातक। ललित विस्तार में बौद्ध गौतम बुद्ध की जीवनी के बारे में लिखा हुआ है। वहीं पर अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की चर्चा है। पर सुत्त पिटक को इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है किसका, बौद्ध धर्म का। उसके देखते हैं गैर धार्मिक, गैर धार्मिक में मुख्यतः 3 बुक लिए हैं हम, ऐसे बहुत सारे बुक है। 3 बुक में पंचतंत्र, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा, वहीं पर अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास, वहीं पे अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य। चाणक्य का नाम ही विष्णुगुप्त या कौटिल्य था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य वंश के स्थापना में इनका प्रमुख योगदान था। घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने किया था, तो चाणक्य ने किया था, जो कि अर्थशास्त्र लिखा हुआ। यह एक अर्थशास्त्र एक राजनीतिक पुस्तक है, राजनीतिक पुस्तक है अर्थशास्त्र। हमेशा पूछता है जो अर्थशास्त्र किससे रिलेटेड पुस्तक है, तो वो राजनीति से रिलेटेड पुस्तक है, जिसको लिखा था चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, यानी मौर्य वंश का प्रधानमंत्री था। तो यहाँ तक हम देखें। इसके बाद आने वाले अगले वीडियो में हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, उत्तर वैदिक, पूर्व वैदिक, यहाँ पर वेद क्या होते हैं, छंद, उपनिषद, इस सब के बारे में हम आने वाले अगले क्लासों में हम पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।